महोबा के लिए भेजे गए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आते आते महोबा की कायाकल्प करनी शुरू कर दी है। मैं जिस शहर में पैदा हुआ और जहां मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, इनिशियल पढ़ाई लिखाई मेरी हुई, वो कमोवेश महोबा जैसा ही शहर था। मैं इन छोटे शहरों में भी वर्क कर पाऊँ और वहाँ के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाऊँ। मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली एक माहौल बन जाता है और सब लोग जब साथ में जुड़ जाते हैं तो शहर और ज़िले का विकास भी बहुत आसानी से हो जाता है। हमारे सभी जूनियर विद्यालयों में अब स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो जाएगी। हमारे यहाँ नेचुरल ब्यूटी जो एनवायरनमेंट में है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लेक्स हैं, हमारे यहाँ पहाड़ हैं बहुत सुंदर सुंदर। अर्जुन सहायक परियोजना हमारे लिए, इस जनपद के लिए एक टर्न अराउंड का टाइम है। एक ऐसी परियोजना है जिससे कि हमारे पूरे जनपद का जो एग्रीकल्चर सिनेरियो है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जल्द ही महोबा के पान को एक GI टैग भी मिलने की संभावना अब बन रही है। परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी ज़िंदगी गुजरी किराए के मकानों में। जी हाँ, बात हो रही है बुंदेलखंड के पिछड़े ज़िले जनपद महोबा की, जो कि नाम लेने से ही एक तस्वीर उभर के सबके सामने आ जाती है। बात होती है पलायन की, बात होती है भुखमरी की, बात होती है बेरोजगारी की, बात हो चुकी है बेलगाम व्यवस्थाओं की। लेकिन अब ये हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। महोबा के लिए भेजे गए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आते आते महोबा की कायाकल्प करनी शुरू कर दी है। आवाम के बीच में जिस तरीके की चर्चे आजकल सुनाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आवाम के दिलो दिमाग की बात कहते हुए यही नज़र आते हैं, और यही चीज़ निकल के सामने आ रही है उनके कि भाई अब जो हालात हैं वो ठीक हैं और जल्द हालात और भी बेहतर हो जाएंगे। इस पर बात करने के लिए आज हम लोग DM महोबा सत्येंद्र कुमार के कैंप कार्यालय आए हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर विकास की ये जो गंगा बहाई जा रही है इसकी रूपरेखा क्या है और जनता को विकास से कैसे जोड़ा जाएगा और किस तरीके की रणनीति या मास्टर प्लान उन्होंने तैयार करके रखा है। चलिए सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान। और आपने समय निकाला, हालांकि आज आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं आजकल, आप लगातार आपके टूर और लगातार दौरे चल रहे हैं। जनता के बीच में भी काफ़ी एक अच्छा मैसेज जा रहा है, जनता के बीच में भी आपको लेके काफ़ी चर्चाओं का बाजार सजाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, हर एक जिलाधिकारी का एक नैतिक दायित्व होता है कि वो अपने आवाम के लिए बेहतर काम करे। तो ये सर कहाँ से विचार आया इस तरीके का कि एक IAS बनना है और जनता के लिए कुछ करना है और खासकर ईमानदारी से काम करना है? देखिए, जो सिविल सर्विसेज में आने की बात है, जहाँ तक तो मैं जिस शहर में पैदा हुआ और जहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, इनिशियल पढ़ाई लिखाई मेरी हुई, वो कमोवेश महोबा जैसा ही शहर था। और इनिशियल पढ़ाई के बाद मैं फिर दिल्ली चला गया आगे की पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। और मैंने ये देखा कि जो हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम है, और जो एक अपॉर्चुनिटी गैप है दिल्ली में और मधुबनी में, वो ऐसा है कि मुझे बहुत ही इस बात को लेकर पर्सनली फील होने लग गया कि हमें जो खासकर जो छोटे शहर हैं वहाँ के बच्चों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के लोगों को अगर उतने ही मौके मिले जितने कि किसी बड़े शहर में लोगों को मिलता है, तो वो लोग भी उतने ही टैलेंटेड हैं, या मेरे हिसाब से तो शायद ज़्यादा ही टैलेंटेड हैं, क्योंकि उनको अपने पास ज़्यादा समय होता है वर्क करने का। तो उनको भी ज़िंदगी में उतनी ही ऊंचाइयां पाने का पूरा हक है, और वो भी डिज़र्व करते हैं उतनी ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि किसी भी बड़े शहर के लोग डिज़र्व करते हैं। तो बेसिक आइडिया यही था कि हमें किसी ऐसी जगह पे, कहीं ऐसे सर्विस में जाना है जहाँ पे मैं इन छोटे शहरों में भी वर्क कर पाऊँ और वहाँ के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो जैसे आज मुझे यहाँ महोबा में मौका मिला है, मुझे लगता है कि ये किसी ऐसे ही जगह पे मैं इनिशियली पोस्टिंग भी चाह रहा था जहाँ पे मुझे काफ़ी सारा काम रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या फिर अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, जो छोटे शहरों से रिलेटेड जो इश्यूज़ रहते हैं उनको रिजॉल्व करने का मौका मिले। और महोबा में ऑलरेडी इतना पॉजिटिव माहौल है, यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव हैं, और हर प्रयास जो होता है उसमें लोगों का इतना सहयोग रहता है कि मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली एक माहौल बन जाता है, और सब लोग जब साथ में जुड़ जाते हैं तो शहर और ज़िले का विकास भी बहुत आसानी से हो जाता है। सर, बात की जाए अगर जिले की शिक्षण व्यवस्था को लेकर काफी हाईटेक बनाने की एक मुहिम चलाई जा रही है, क्या है वो पूरी मुहिम हो, क्या रूपरेखा तैयार करी गई है? इससे पिछली भी पोस्टिंग जो हमारी बरेली में रही, और फिर उसके पहले मैं बेसिक शिक्षा में 6 महीने करीब रहा, विशेष सचिव और
एडिशनल एसपीडी। तो लगातार हमारा ये रहता था कि जो हमारे सरकारी परिषदीय विद्यालय होते हैं वहाँ पे बच्चों को कुछ बेसिक सुविधाएं होती हैं जो नहीं मिल पाती हैं। और आज की डेट में बेसिक शिक्षा में 2 विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। एक है ऑपरेशन कायाकल्प और दूसरा है मिशन प्रेरणा। ऑपरेशन कायाकल्प की जो योजना है वो बेसिकली सभी मूलभूत सुविधाएं स्कूलों में दिलवाने की बात है, और मिशन प्रेरणा जो है वो बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये जो ऑपरेशन कायाकल्प है उसी को हम लोगों ने अपने जनपद में लाना शुरू किया है, जिसमें कि कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें कि बच्चों के लिए जितने क्लासेस हैं वहाँ पे फर्नीचर हो जाए, वहाँ क्लासरूम में टाइलिंग हो जाए, शौचालय में टाइल्स हो जाएं, लाइट की व्यवस्था हो जाए, प्रॉपर जो है रैंप्स की व्यवस्था हो जाए, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो जाए, हैंड वॉशिंग स्टेशन हो जाए। तो ये कुछ बेसिक सुविधाएं हैं, पीने के लिए अच्छा पानी बच्चों को मिलने लग जाए स्कूलों में। ये कुछ बेसिक सुविधाएं हैं जो हर बच्चे को मिलना ही चाहिए किसी भी विद्यालय में। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3 या 4 महीनों में हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उसमें ये मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। इसके अलावे चूँकि यहाँ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का एक सब्सटैंशियल फंड होता है, उससे मैंने ये शुरुआत की है कि जितने हमारे जूनियर हाई स्कूल्स हैं, प्राइमरी के अलावा जो हमारे परिषदीय जूनियर हाई स्कूल्स हैं वहाँ पे हम लोग स्मार्ट क्लासेस लगाना शुरू कर रहे हैं। और करीब 350 विद्यालय हमारे जूनियर हाई स्कूल के हैं और इंटर कॉलेजेस हैं, जहाँ पे हम लोग हर विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे कि स्मार्ट टीवी हो या वॉल पेंटिंग्स हों या बेहतर क्वालिटी के फर्नीचर्स हों, या हमारे पास जो सॉफ्ट कंपोनेंट होता है, एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, सब सारा जो कंटेंट होता है वो सब सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को उपलब्ध कराना शुरू कर रहे हैं। अभी मैंने उसको स्वीकृत कर दिया है और कोशिश यही है कि अगले 3-4 महीनों में हमारे सभी जूनियर विद्यालयों में अब स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो जाएगी। सभी विद्यालयों में हमारे जो 16-17 जो हमने मूलभूत सुविधाएं आपको बताई वो भी अगले 3-4 महीनों में हम लोग संतृप्त कर लेंगे। सर, जैसे ही बुंदेली धरा की बात की जाए तो हमारे 50-55 किलोमीटर की रेंज में खजुराहो पड़ता है। वहाँ पे काफ़ी विदेशी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी वहाँ की गवर्नमेंट को काफ़ी उससे इजाफा होता है और रोजगार के साधन मिलते हैं। हमारे बुंदेलखंड में भी ऐसे ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो कि खजुराहो से कई वर्षों साल पुरानी हैं। उनके डेवलपमेंट के लिए पर्यटन के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या एक मास्टर प्लान क्या तैयार किया गया है? देखिए, जब से मैं आया हूँ लगातार एक डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्लान पे वर्क किया जा रहा है। यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि कुछ तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगहें हैं हमारे पास, लेकिन नेचुरली भी देखा जाए तो हमारे यहाँ नेचुरल ब्यूटी जो एनवायरनमेंट में है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लेक्स हैं, हमारे यहाँ पहाड़ हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो लेक, पहाड़ और जो हमारे गेस्ट हाउसेज उन सब जगहों पे हैं, जो हमारे अलग अलग जगहों पे, कुछ जगहों पे फोर्ट बने हुए हैं, कुछ किले हैं, इस तरह के स्थान भी हैं हमारे यहाँ। तो इन सभी को जोड़ते हुए एक समेकित टूरिज्म प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हम लोगों ने महोबा शहर से ही की है। और कोशिश ये है कि जो खजुराहो में जो हमारे टूरिस्ट आते हैं और खजुराहो ओरछा का जो सर्किट है उसमें हमारा महोबा भी ऐड हो जाए। और इसके लिए हम लोग शुरुआत जो है वो जनपद महोबा से करते हुए जो हमारा कीरत सागर का जो लेक है वहाँ से हम लोग पहले शुरुआत कर रहे हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें कुछ बेसिक एम्यूनिटीज़ वहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि कम्युनिटी टॉयलेट है या फिर वाटर कियोस्क है, वहाँ सोवेनियर शॉप हम लोग ओपन कर रहे हैं। उसी प्रोजेक्ट में हम लोगों ने नगर पालिका की मदद से भी कुछ चीज़ें ऐड करा दी हैं कि बेसिक लाइटिंग हो जाए, वहाँ पे कलरफुल लाइट्स हो जाए, वहाँ एक ओपन एयर थिएटर बनाया जा रहा है जहाँ पे रेगुलर म्यूजिकल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, लोगों को बैठने के लिए वहाँ पे जो है बेहतर सुविधाएं हो जाएं। तो एक हमारा मतलब एक ऐसा स्पॉट कीरत सागर डेवलप हो सकता है और जहाँ पे पूरे शहर के लोग बहुत आसानी से जा पाए। और पिछले 1 हफ्ते से मैं इसमें भी लगातार लगा हुआ हूँ कि वहाँ एक हमारा बोट क्लब बन जाए। एक बोट क्लब बनने के बाद वहाँ अगर प्रॉपर जो हमारे पैडल बोट्स, स्पीड बोट्स और अलग अलग तरह के जो जेटीज़ होते हैं वो सब अगर हमारे ऑपरेट होने लग जाएंगे तो बहुत अच्छा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाएगा। और कोई भी आदमी जो महोबा शहर में आता है तो सुबह से लेकर शाम तक उसको क्या क्या चीज़ें पूरे दिन में वो देख सकता है, उसके लिए हम लोग एक पूरे डे का टूर प्लान बना रहे हैं कि शुरुआत जो है वो रहेलिया सूर्य मंदिर से कर सकता है, क्योंकि वहाँ सुबह की किरण जो है सबसे पहले वहाँ पहुँचती है। उसके बाद एक ट्रैक रूट आइडेंटिफाई किया गया है कि कैसे ट्रैक करते हुए वो हमारे अच्छे कुछ लोकेशंस हैं पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पहुँच सकते हैं। फिर इवनिंग में जो बोटिंग हो सकता है, म्यूज़िकल प्रोग्राम हो सकता है। एक लाइट एंड साउंड शो की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइट एंड साउंड शो हमारा कीरत सागर पे या नहीं तो रहेलिया में हो जाए।
या फिर हमारा खाखरा मठ भी है जो कि बहुत अच्छा लाइट एंड साउंड शो के लिए लोकेशन हो सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से प्लानिंग की जा रही है जिसमें कोई भी टूरिस्ट अगर यहाँ पे आता है तो उसको पूरे दिन लगातार एक्टिविटीज़ ऐसी मिलें जिससे कि वो यहाँ पे एंगेज भी हो सके और एक क्वालिटी टाइम उसको यहाँ पे स्पेंड करने के लिए मिल पाए। तो शुरुआत हम लोग महोबा शहर से कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बेलाताल और चरखारी और लहचूरा में जो हमारे डैम्स हैं और जो वहाँ पे हमारे लोकेशंस हैं उसको भी जाके देखा गया है। और पहले इस लोकेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए फिर अन्य लोकेशंस को भी इसके साथ हम लोग जोड़ते चलेंगे, ताकि अगर अभी 1 डे टूर हो रहा है महोबा के लिए तो 2 डे या 3 डे टूर में हमारा बेलाताल, जैतपुर और जो हमारा चरखारी का क्षेत्र है वो सब भी लोगों को ऐड हो जाए। तो उस तरीके से प्लानिंग हो रही है। अन्नदाताओं के लिए लाइफ लाइन कही जाने वाली अर्जुन सहायक परियोजना अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गई है। ऐसे में क्या अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए हैं आपने? आप सही कह रहे हैं। देखिए, यहाँ जनपद महोबा के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जिसने रोक रखा है, वो है हमारा एग्रीकल्चर के लिए पानी की जो दिक्कत है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो केवल 144% है, यानी कि केवल एक फसल हम लोग पूरी कर पाते हैं और दूसरी फसल जो खरीफ वाली होती है केवल 30% क्षेत्रफल में हो पाता है और जायद में 10-15% हो पाता है। तो बहुत कम है ये, और हमें कोशिश ये करनी है कि इसको बढ़ा के कैसे भी हम लोग 200% से ऊपर लेके जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, जो सिंचाई के साधन हैं, उसको हम लोग डेवलप कर पाएँ। और इसमें अर्जुन सहायक परियोजना हमारे लिए, इस जनपद के लिए एक टर्न अराउंड का टाइम है। एक ऐसी परियोजना है जिससे कि हमारे पूरे जनपद का जो एग्रीकल्चर सिनेरियो है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो अब हमारे जो पूरी परियोजना है जहाँ पे लहचूरा डैम से पानी छोड़ते हुए हमारे जो है अर्जुन बांध से होते हुए, चंद्रावल से होते हुए उसे खबरई तक जाना था, तो चंद्रावल तक हमारा पानी अब भर गया है। और चंद्रावल से जो कबरई फीडर का काम है, वो फीडर का काम आखिरी चरण में है। और जो कबरई पे भी जो बांध तैयार होना है वो भी अपने आखिरी चरण में, एक महीने में हमारा वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोगों को, जो पूरी टीम है हमारी, उसको हम लोगों ने इस बात को लेकर गियर अप करके रखा है कि हम लोगों को इसे मकर संक्रांति से पूर्व इस पूरी परियोजना को पूर्ण करना है, ताकि हमारे किसानों को जल्द से जल्द जो है वो सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलना शुरू हो जाए, ताकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो हमारा सही तरीके से आगे बढ़ पाए। आपके आते ही एंटी भूमाफिया अभियान एकदम चरम पे जा पहुंचा है। उसको लेके क्या मास्टर प्लान या क्या कोई रूपरेखा बनाई गई है और किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं सर? देखिए, इसमें आते आते सबसे पहली जो बैठक हमने एंटी भूमाफिया वाली की थी, उसमें सभी विभाग, वो हमारे ज़िला पंचायत हो या सिंचाई विभाग हो या चिकित्सा विभाग हो, जितने भी विभाग होते हैं सबकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और कई बारी ये प्रॉपर्टीज़ भी ठीक तरीके से मैनेज नहीं होने के कारण अलग अलग जगहों पे कब्जे में चले जाते हैं। तो सभी विभागों को सबसे पहले ये निर्देश दिए गए कि उनकी जितनी भी संपत्तियां हैं उन सभी संपत्तियों का एक ब्यौरा बनाएं और उन सब के फिजिकल वेरिफिकेशन, जो भौतिक सत्यापन होता है, वो करवाकर इसकी एक रिपोर्ट दे कि कौन सी उनकी संपत्ति जो है वो पूरी तरीके से कब्जा मुक्त है और कौन सी संपत्तियों पे कब्जा हो रखा है। तो उसकी रिपोर्ट अब हमें मिलने लग गई है। जैसे जिला पंचायत, जो आखिरी बैठक हमने की थी, जिला पंचायत में 30 से ज़्यादा ऐसे मामले निकले जहाँ पे उनकी अलग अलग जगहों पे प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे पाए गए थे, जिन सबको एविक्शन की कार्रवाई करवाई जा रही है। ऐसे ही जो दूसरा हमारा मेजर सोर्स होता है वो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की जो ज़मीनें होती हैं उस पर बहुत बड़े स्तर पे कब्जे होते हैं। इसमें सभी लेखपालों को 1 महीने का समय दिया गया है, जिसमें कि उन्हें अपने ग्राम समाज की जितनी भी भूमियां हैं उन सब की एक लिस्टिंग करनी है रजिस्टर पे, और सभी भूमियों पे जाकर उन्हें देखना है कि ये ज़मीन खाली है या उसमें कोई कब्जा है। और इसकी रिपोर्ट अब हमारी आनी शुरू हो गई है, कई जगहों पे कब्जे हटने शुरू हो गए हैं। इस रिपोर्ट के उपरांत हमने सभी अपने राजस्व कर्मियों को इस बारे में बता रखा है कि इस रिपोर्ट के बाद रैंडमली हमारी 5-10 टीमें होंगी जो अलग अलग गाँवों में जाएगी, और अगर किसी ज़मीन पे इसके बाद कब्जा पाया जाता है तो वहाँ के संबंधित राजस्व कर्मियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जो हम लोग आगे की कार्रवाई कर देंगे। तो इसमें सभी लोगों को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो ग्राम समाज की भूमि है उसके कस्टोडियन हमारे राजस्व कर्मी हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कब्जा जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो संगठित रूप से हमारे ज़मीनों पे कब्जे करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध जो है वो एंटी भूमाफिया और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो है हम लोग कार्रवाई करने की भी कार्य योजना बनाई जा रही है, ताकि इस तरह के लोगों को स्ट्रॉन्ग डिटरेंस दिया जा सके। कबरई मंडी, उसको चूंकि वो मंडी अभी बदहाल हो गई थी, जहां यूपीएमपी के बारे में आपने सुना होगा, रॉयल्टी के लेकर इशू क्रिएट हो रहे थे, तो अब उसको उत्थान में किस तरीके से लाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले ये था कि हमें
यहाँ यूपी और एमपी के जो डिफरेंशियल था, जो जहाँ पे सबसे बड़ा अंतर आता था वो रॉयल्टी को लेके होता था कि एमपी में रॉयल्टी कम देनी पड़ रही थी और यहाँ पे जो बोलियां लगी थी वो ज़्यादा रॉयल्टी की लग गई हुई थी, जिसके कारण फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो है वो वायबल नहीं हो पा रहा था यहाँ की मंडियों के लिए। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने करीब 92 नए ऐसे पट्टे थे जिनकी की बोली लगाई गई थी ऑनलाइन माध्यम से, और उसमें लोगों ने समझदारी के साथ जैसा मार्केट है उसके हिसाब से देखते हुए बोलियां लगाई हैं। और अब जो डिफरेंशियल है एमपी और यूपी के बीच में वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये जब हमारे पट्टे चालू हो जाएंगे, जब इसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला जो रिपोर्ट होती है, जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होता है, वो सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी अगले 3-4-5 महीनों में। उसके बाद हम देखेंगे कि एमपी और यूपी के बीच का जो डिफरेंशियल है वो धीरे धीरे हमारा कम हो जाएगा और हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं जो आज की डेट में इस बिजनेस में है, क्रशर जिनके चल रहे हैं या जिनको पट्टे मिले हैं, तो वो भी इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव पोजीशन में पहुँच जाएंगे। इसमें हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बड़े एक्सप्रेसवेज हैं या जो हाईवेज़ के प्रोजेक्ट हमारे यूपी में चल रहे हैं, उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग हमारे यहाँ के जो क्रशर्स हैं जिनकी गिट्टी यहाँ की जो है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे जो कि ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट कम पड़ेगा, तो उनके लिए वो भी बहुत ही अच्छा एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। तो उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिल पाए, ताकि ये जो हमारी इंडस्ट्री जो धीरे धीरे डाउन जाने लग गई थी उसको हम लोग ऊपर लेके आ पाए। के पान बनारस वाला तो गाना हमने सुना है, लेकिन महोबे की भी खासकर बहुत सारी फिल्मों में चर्चाएं आई हैं पान को लेकर, लेकिन उस पान की भौगोलिक स्थिति साफ बिगड़ गई थी। आपको जानकारी मिली होगी इस बारे में। उसकी स्थिति को किस प्रकार से सुधारने के लिए मतलब अपने कदम उठाए हैं आपने? इनिशियली पहले महीने में ही हमने महोबा पान के जितने भी हमारे किसान हैं सभी लोगों के साथ हम लोगों ने बैठक की थी और इस बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, क्या समस्याएं हमारे किसानों को, पान के किसानों को आ रही है। तो उनकी जितनी भी दिक्कतें थीं उसमें एक मेजर इशू था जो काफ़ी समय से पेंडिंग था, वो था जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग होता है। वो 2013 से वो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा था और उसको हमारी पूरी टीम ने मिलकर अभी लगातार उसको परस्यू किया है और उसमें नोटिफिकेशन होकर अब आगे प्रोसेस हमारा बढ़ना शुरू हो गया है। जल्द ही महोबा के पान को एक जीआई टैग भी मिलने की संभावना अब बन रही है। एक बारी यहाँ के महोबा के पान को जीआई टैग मिल जाएगा तो इसके जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जो दूसरी दिक्कत थी वो थी कि जो बाकी जगहों से खासकर जो साउथ इंडिया से पान आ रहे हैं उसकी कीमत कम होती है और यहाँ हमारे यहाँ जो पान बनता है उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी मच बेटर है। तो हमारे अपने पान की एक ब्रांडिंग प्रॉपर होना और यहाँ से पान अलग अलग मार्केट्स में, वो बरेली का मार्केट हो या लखनऊ का मार्केट हो या कानपुर का मार्केट हो, वहाँ तक आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो पाए और वहाँ पे इनको प्रॉपर मंडी में जो है सुविधाएं मिल पाएँ, इसके लिए आवश्यकता थी। और कुछ इनपुट से रिलेटेड आवश्यकताएं थी कि उनको जो उनके मशीनें चलती हैं उसके लिए केरोसिन ऑयल की ज़रूरत पड़ रही थी या टेम्परेरी बिजली के कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उन सब चीज़ों पे भी काम किया जा रहा है। तो लगातार कोशिश ये है कि जितनी भी समस्याएं पान से संबंधित हमारे किसानों को थी उन सबको दूर करते हुए उनको मार्केट भी उपलब्ध कराया जाए और उसकी एक ब्रांडिंग भी प्रॉपर जो है वो करा दी जाए। ये दोनों चीज़ें जब हमारी होंगी तो बहुत आसानी से हमारे जो है पान थोड़ा हायर वैल्यू पे भी मार्केट में बिकने लग जाएंगी। खासकर जो हमारे जितने भी हेरिटेज होटल्स हैं, जितने भी चल रहे हैं पूरे बुंदेलखंड में और अन्य क्षेत्रों में भी, जहाँ लोग या अच्छे बड़े होटल जो हमारे हैं वहाँ पे पान अक्सर सर्व किया जाता है, लेकिन वो कौन सी क्वालिटी का पान है ये कभी स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये होटल्स में हो पाए कि लोगों को महोबा का पान दिया जा रहा है और महोबा पान का ऐसा नाम हो तो लोगों को भी पसंद आएगा और उन हाई एंड होटल्स में बहुत आसानी से हमारे पानों का कंजम्पशन भी शुरू हो सकता है। तो इस तरह की ब्रांडिंग की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और जीआई टैग मिलते ही ये ब्रांडिंग हमारा काफ़ी आसानी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बुंदेलखंड का नाम आते ही सर पलायन की चर्चाएं दिलो दिमाग में तस्वीरें ताज़ा कर देती हैं। सबसे ज़्यादा अगर पलायन की बात करें तो बुंदेलखंड से किसान करते हैं, मजदूर करते हैं। इस पे सर क्या, इसकी रोकथाम के लिए क्या विचार बना दिया? ये जहाँ कहीं पे भी माइग्रेशन पलायन की बात आप कहते हैं वो बेसिकली वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा तो लोगों को बाहर पलायन करके वहाँ पे नौकरी चाकरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो बेसिक इशू यही है कि यहाँ पे हमें महोबा को इकोनॉमिकली डेवलप करना होगा और जिसके लिए सबसे पहला है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो यहाँ की खेती है उसे इकोनॉमिकली वायबल बनाना पड़ेगा।
ऑलरेडी हम लोगों ने खेती के बारे में, इरिगेशन के बारे में चर्चा की, लेकिन महोबा के पास एक और बहुत ही इन्नेट एडवांटेज है, बहुत ही ऐसा एक स्थिति है जिसका कि बहुत आसानी से लाभ उठाया जा सकता है नेशनली इंटरनेशनली, कि यहाँ की जो खेती है वो ऑलरेडी काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड से की जाती है और इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत करीब करीब वैसा ही है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे बहुत सारे किसान, 1000 से ज़्यादा किसान हैं ऑलरेडी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अपने किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाएं और उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हम लोग करवा दें, तो जो दाल हमारे 100 रुपये में बिकती है वही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बाद 250 में बिकने लग जाती है पर केजी। जो चीज़ें हमारी, जो यहाँ तुलसी हमारे बहुत कम रेट में नॉर्मल मार्केट में बिकता है, वही अगर ऑर्गेनिक हो तो बहुत हाई रेट्स में हमारे निकलने लग जाता है। तो हम लोग अगले 1 साल में हम लोगों ने इस चीज़ के लिए मुहिम रखी है कि हमारे यहाँ जितने भी किसान खेती करते हैं उसमें से कम 50% किसानों को हम लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जाकर उनके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवाएंगे और उनको हम मार्केट लिंकेज देंगे। अभी भी हमारी टीम जब बाहर इंतज़ार कर ही रही है इसी चीज़ के लिए कि एक किस तरीके से बायर सेलर मीट हम करा पाएँ, जिसमें ऐसे सभी लोग जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो हमारे ऑर्गेनिक इंडिया हो या पतंजलि हो या अन्य बहुत सारी और संस्थाएं हैं जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदती भी हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो उन लोगों के साथ अगर हमारे किसानों का जुड़ाव हो जाएगा तो बहुत आसानी से हमारे किसानों को भी अच्छी कीमत अपने प्रोडक्ट के लिए मिलने लगेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि उनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने का सर्टिफिकेशन हो जाए। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन के जो प्रोसेसेस हैं उसको लेकर भी कृषि विभाग के साथ बैठक की गई है। दोबारा 25 तारीख को इसको लेकर बैठक है कि कैसे हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सर्टिफाई कराते जाएं और उनको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ते जाएं। तो एक बारी जब हमारे यहाँ किसानी खेती इकोनॉमिकली जो है वो बहुत अच्छी होने शुरू हो जाएगी तो लोगों को पलायन की आवश्यकता भी धीरे धीरे कम पड़ने लगेगी। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी प्लान्स हम लोगों को आगे लेके आने होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे ही फोकस किया जा रहा है। बात करी जाए किसानों की, तो वो जब फसल बेचने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बिचौलियों का सामना उनको करना पड़ता है। एक तो आप ये भी कह सकते हैं कि शैक्षिक योग्यता उनकी कमजोर पड़ जाती है कि उनको मजबूरी में किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसों के लिए किस तरीके की कार्रवाई एक सुनियोजित की गई है, प्रशासन ने निर्धारित करिए कि अगर कोई बिचौलिया किसी किसान का शोषण करता है तो उस बिचौलिए से कैसे बचा जाए? देखिए, जहाँ तक किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP प्राइस दिलाने की बात है, इसके लिए शासन द्वारा समय समय पर अलग अलग जो हमारी फसल होती है उसके लिए MSP डिक्लेयर भी किया जाता है और ख़रीद के लिए खरीद केंद्र भी बनाए जाते हैं। यहाँ जनपद महोबा की जहाँ तक बात करें तो यहाँ धान की फसल बहुत कम होती है, ना के बराबर ही होती है, तो यहाँ धान की खरीद कभी नहीं होती और गेहूँ की खरीद के समय गेहूँ की खरीद होती है। लेकिन यहाँ प्रोमिनेंटली हमारे जो मूंगफली है या उड़द है, इन सब चीज़ों की अच्छे पैदावार होती है और इन सब के ही खरीद की बात होती है। तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जैसे मूंगफली के क्रय केंद्र जो है वो चालू कर दिए गए हैं। इसमें आवश्यकता ये है कि बिना किसी बिचौलियों के से बात किए हुए सीधा क्रय केंद्र पे अगर हमारे किसान आए तो उनको सही दाम पे, सही कीमत पे जो है आसानी से सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसमें मैं आपके भी सहयोग चाहूँगा कि आपके माध्यम से अगर हमारे सभी किसान भाइयों तक ये बात पहुँच पाए कि उनके लिए शासन द्वारा जो है वो लगातार सरकार द्वारा MSP प्राइस पे हमारे क्रय केंद्र चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे आके वो अपने प्रोडक्ट्स को सीधा सेल करें। वहाँ पे उनके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, वेटिंग टाइम नहीं होगा, वहाँ पे किसी प्रकार से कहीं प्रताड़ित करने की बात नहीं होगी और आसानी से उनको अपना सेल भी बेचने के लिए, उनका प्रोडक्ट भी बेचने के लिए मिल जाएगा और सही कीमत भी उनको मिल जाएगी। तो यही सभी लोगों से अपील है कि जो क्रय केंद्र चलाए जा रहे हैं वहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग आके अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करें। यातायात व्यवस्था पे अगर हम बात करें तो बहुत जाम के झाम से जनता को निजात मिलती जल्दी नहीं दिखाई देती है। काफ़ी समय तो काफ़ी कभी आधा घंटा 15 मिनट का भी इंतजार करना पड़ता है। उसके लिए सर क्या, क्योंकि आपने इसको लेके खासी कोई पहल चला रखी है, एक मुहिम चला रखी है, तो वो मुहिम और पहल है क्या? देखिए, पुलिस विभाग और नगर पालिका के साथ में मिलकर हम लोगों ने यहाँ पे जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको महोबा में शुरू करने के लिए तैयारी की है और ऑलरेडी इसके लिए जो फाइनेंशियल स्वीकृति होती है वो भी कर दी गई। जल्दी हमें महोबा के सभी चौक चौराहों पर जो कैमरे होते हैं, स्मार्ट कैमरे होते हैं, वो दिखेंगे और यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट का भी एक प्लान होगा कि कौन से सड़कों को हमें वन वे रखना है, कहाँ से किस तरीके से मोड़ के ले जाना है, कहाँ कहाँ पे हमारे ट्रैफिक जैम लग रहे हैं, उन सब जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है।
जैसे शहर के बीच में हमारे प्राइवेट बस स्टैंड था, तो उसको अब छतरपुर हाईवे पे, छतरपुर रोड पे शिफ्ट किया गया है। और वहाँ जो सड़क किनारे हमारे बहुत सारे ठेले खोमचे ये सब सारी चीज़ें लगी हुई थी, उनके लिए एक अलग वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है। जो प्राइवेट बस स्टैंड की जगह थी उसी पे वेंडिंग जोन हम लोग बना रहे हैं। इसी प्रकार एक अतिक्रमण अभियान भी जल्द ही हम लोग देखेंगे कि शहर के हर गली में एक एक दिन रोस्टर लगाकर अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें एंड टू एंड सड़क की जितनी चौड़ाई है उस पूरी चौड़ाई को हम लोग खाली करवाएंगे और फिर वहाँ पे एंड टू एंड सड़क भी बना दी जाएगी, ताकि किसी प्रकार से कोई साइड से चलने वाले लोग भी जो हैं या गाड़ियों को आने जाने में कहीं किसी प्रकार की समस्या ना हो। एक तो इसमें महोबा के जो शहरवासी हैं उनसे भी हमें सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, अपेक्षा भी रहेगी कि वो लोग अगर सब लोग मिल के स्वयं से अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ जाम लग रहे हैं वहाँ पे अगर ठेले खोमचे या इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं तो उसको अगर स्वेच्छा से लोग हटाना शुरू कर लेंगे। जो जिन लोगों ने अपनी दुकान के आगे 10-10, 12-12 फीट तक आगे बढ़ा रखा है, कई लोगों ने 25-25 फीट तक आगे बढ़ा रखा है, वो सब लोग अपने सामान अगर दुकान के अंदर रखेंगे तो लोगों को आने जाने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी और ये जाम की समस्या जो शहर में है वो भी काफ़ी हद तक हमारी ठीक हो सकती है। कुछ तो पुराना शहर होने के कारण कुछ गलियाँ बहुत पतली हैं, ये तो हमारे समझ में आती है बात, लेकिन फिर भी जो सड़क जितनी चौड़ी है कम से कम उतनी जगह लोगों को अगर आने के लिए रहेगी तो आने जाने के लिए रहेगी तो समस्याएं नहीं आएंगी। तो पूरी इसके लिए कार्य योजना है और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि अगले 3 महीने में न केवल महोबा बल्कि अगल बगल के और भी हमारे जितने शहर हैं, चरखारी हो, कुलपहाड़ हो या कवरई हो, इन सभी जगहों पे एक अतिक्रमण अभियान चला के जितनी भी सड़कें हैं उनको अतिक्रमण मुक्त भी करवा दिया जाए और लोगों के आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध करा दिया जाए। शहर वासियों के पास और खासकर लोकल में जो रहते हैं, जो नगर में रहते हैं, उनके पास मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे वो लोग जा सकें, ना कोई पार्क ऐसा अभी तक खूबसूरत देखने को मिला। तो उसको लेके सर क्या विचार है? देखिए, इसके लिए पार्क डेवलपमेंट के लिए तो ऑलरेडी नगर पालिका ने इसके लिए स्वीकृति भी कर दी है धनराशि की, और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमारा शिव तांडव वाला एरिया है वहाँ पे एक पार्क है नगर पालिका की, अच्छी है, बहुत सुंदर है, उसका भी विज़िट किया गया है। उसको हम लोग प्रॉपर पार्क की तरह डेवलप कर दें। वहाँ एक छोटा सा तालाब जैसा भी है, वहाँ पे भी लोगों को बैठने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा जो हमारा कीरत सागर वाला स्थान जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में चर्चा की, वो भी बहुत अच्छा जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए स्थान है। वहाँ पे बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में लोग जो है वो जाकर मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे मदन सागर वाला एरिया है, मदन सागर वाले एरिया में, छोटी चंद्रिका वाले एरिया में भी काफ़ी सारे लोग सुबह सुबह जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। उसमें भी झाड़ियाँ लगी जो हुई हैं उनकी सफाई होनी है, वॉकवे बनाना है, वहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट्स क्रिएट होने हैं। तो इन सब सारी चीज़ों की कार्य योजना इस प्रकार से बनाई जा रही है कि कम से कम इस पूरे शहर में हर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कम से कम कोई ना कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे जाके वो आसानी से सुबह में अगर बैठ के उनको योगा करना हो या वॉक करना हो तो उनको उसके लिए जगह मिल जाए, एक साफ़ सुथरी जगह मिल जाए और एक स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट वहाँ पे मिल जाए जहाँ पे बैठ के लोगों को अच्छा भी लगे और लोग बाहर से भी लोग आके उसको देखना चाहें। अभी हमारे साथ महोबा के जिला अधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार साहब मौजूद थे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और सारे विचारों में उन्होंने एक ही जानकारी दी है कि महोबा अब ये जो जनपद है, ये जो जिला है, ये विकास से अछूता नहीं रहेगा। अब इसमें भविष्य में किस तरीके की कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी, अपने आप में एक सवाल है। माननीय जिला अधिकारी जी की जो मुहिम चलाई जा रही है उसको उनका साथ दीजिए, यही हम आपसे आशा करते हैं, क्योंकि जिंदा है तो नजर आना जरूरी है। महोबा से कैमरामैन प्रशांत चक्रवर्ती एंड क्रू स्टाफ के साथ ऋतुराज राजावत। जय हिंद, जय भारत। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।